और इस चैप्टर में हम बात करेंगे इस्लामोफोबिया की। और इसका कारण ये है कि भारत में राजनीति में यह कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा है। दो बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए हैं। सभी 29 नगर निगमों में असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसने अच्छा प्रदर्शन किया है और उनकी पार्टी को कुल मिलाकर के 126 सीटें पार्षद के तौर पर, यानी कि उनके 126 पार्षद बनी हैं। उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। AIM के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल इस कामयाबी को लेकर के रहा। लेकिन जो पार्टी के सबसे युवा पार्षद सहर यूनुस हैं, उन्होंने जो बयान दिया वह बयान कई तरह के संशय, संदेह और सवाल पैदा करता है और समाज के भीतर, देश के भीतर एक अलग तरह का माहौल खड़ा करने के लिए एक कारण बन सकता है। इस बयान को सुनिए। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। ये आपने सुना, MIM की पार्षद हैं क्या कह रही हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन को भी मैं सुनाना चाहता हूँ। फिर दोनों बयानों को जोड़ करके जो स्थितियाँ बन रही हैं या जिन स्थितियों को बनाने की कोशिश की जा रही है वो आपको समझा सकूं या बता सकूं। सुनिए। 15 तारीख, 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। ये लोकल बॉडी इलेक्शन के प्रचार के दौरान का बयान है। 15 तारीख को नतीजे आने थे और 15 से 15 को जोड़ रहे थे। शायद आपको ना पता हो या आप भूल रहे हों, दरअसल इनका एक पुराना बयान है। असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं अकबरुद्दीन, और उस पुराने बयान में इन्होंने कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसके बाद हम बताते हैं कि इनका क्या होता है, यानी कि हिंदुओं का क्या होता है। 15 मिनट के भीतर हम इनका काम तमाम कर देंगे। मोटे तौर पर वो यही कह रहे थे। एक भड़काऊ बयान है, माहौल में आग पैदा करने वाला बयान है। और उनकी जो नई पार्षद हैं वह कह रही हैं कि भूलना नहीं है कि 5 साल बाद हमको इसी तरीके से अपना दबदबा बना के रखना है। 5 साल बाद कैसे करना है ये आप जानते हैं। 5 साल के दरमियान आबादी को बढ़ाना है या वोट को बढ़ाना है, मतदाताओं की तादाद बढ़ानी है, या जिस तरीके से हमने 125 सीटें जीती हैं उसी तरीके को अख्तियार करना है। यह सब कुछ इशारों में चलता है। आप बात कर सकते हैं और जीतने की और सीटों को बढ़ाने की, अपनी पार्टी की ताकत लोकल लेवल पर और मजबूत करने की, इसमें कोई दो राय नहीं। लोकतंत्र में इस तरह के बयान देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इस तरह का बयान जो भड़काऊ है और एक धर्म विशेष की तरफ इशारा करता है और एक दूसरे धर्म विशेष के लोगों को सबक सिखाने या उन पर भारी पड़ने का संकेत देता है या उसके बीच में मायने बिठा करके चलता है, तो यह सोच जहरीली है। वो अकबरुद्दीन की सोच हो, उनकी पार्षद की सोच हो, और यह सोच बार बार सुनाई पड़ती है। इसलिए मैं आपको हैदराबाद में जिस परिवार का दबदबा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी का परिवार जो AIMIM की राजनीति करता है, महाराष्ट्र के चुनाव में उसने इस बार पार्षद चुनाव में अपने लिहाज से ठीक ठाक सीटें ले ली हैं। उसका हौसला बुलंद है, लेकिन यह बयान बताता है इसकी सोच जो है वो उसी राह पर चल रही है जो जहर बुझी है। और अब आपको बंगाल ले चलता हूँ। इन दोनों के बीच में आपको एक कनेक्शन दिखाई पड़ेगा। बंगाल में ममता बनर्जी का एक विधायक, वो क्या कह रहे हैं यह आप सुनिए। बस 1 से 2 महीने में बंगाल के चुनाव का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इसके पहले बंगाल में चूंकि SIR चल रहा है
और एसआईआर में मतदाताओं को जोड़ने हटाने का काम चल रहा है। इसको लेकर के वहाँ एक अलग तरह का बवाल मचा हुआ है और इसी में चुनाव आयोग को भी अपनी भूमिका देखनी है कि चुनाव आयोग ये काम कर रहा है। इस चुनाव आयोग पर जो बयान दिया जा रहा है ममता बनर्जी के विधायक की तरफ से, वह बयान आपको सुनना चाहिए। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बंगाल से लेकर के देश के भीतर की आप समझ सकते हैं। वो क्या कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को ज़मीन के नीचे से भी ढूंढ करके निकालेंगे। सुनिए बयान पहले। তৃণমূলকে ঢিলা করে দিতে হবে নির্বাচন কমিশনে। মানুষকে নিয়ে ছেলাকেলামো করছো আর তুমি নিরাপত্তা নিয়ে ঘেরা দেবার মধ্যে আছো না। তুমি আকাশে আছো, পাতাল থেকে ছেঁচিয়ে বের করবো, পাতাল থেকে বের করবো। आकाश नहीं पाताल से भी खींच करके लाएंगे। ममता बनर्जी के विधायक का बयान और अकबरुद्दीन का बयान कि 15 वाली बात तो छूटती नहीं है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो। इन दोनों बयानों के बीच में आपको एक कनेक्शन दिखेगा और ये सिर्फ इसलिए है कि आप एक धर्म विशेष की राजनीति करने के लिए उस पूरे समुदाय को लामबंद कर रहे हैं और देश के भीतर एक समुदाय विशेष अल्पसंख्यक के खिलाफ उनके भीतर जहर पैदा कर रहे हैं। देश को बांटने की आप परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कोशिश कर रहे हैं और यह जो बांटने की मानसिकता है, यह जो जहरीली सोच है, सबक सिखा देंगे उनको। अगली बार चुनाव में एक बार फिर अपनी ताकत बतानी है। हम खींच करके लाएंगे ज़मीन से आसमान से, हम आपको सबक सिखाएंगे। किसको सिखाएंगे? इलेक्शन कमीशन को। यह जो लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र पर हिंदुस्तान नाज करता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दंभ भरता है, उसकी एक संस्था है जो चुनाव करवाती है, इलेक्शन कमीशन, जिसका जिम्मा है कि आप वहाँ एसआईआर करवाएं। एसआईआर करवाने वाले लोग जो चुनाव कर्मचारी हैं या इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी हैं जिनको उसने नियुक्त कर रखा है, उनको आप ढूंढ रहे हैं। उनको क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि आप उनको सबक सिखाना चाहते हैं। आप उनको सबक क्यों सिखाना चाहते हैं? क्योंकि वो आपकी मुराद पूरी होने देना नहीं चाहते हैं। आपके मन की नहीं पूरी हो रही है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वैसे लोग जो पहले से वोटर हैं, बाहर के आए हुए, जो घुसपैठी हैं जिनको वोटर बना दिया गया है, या जो बाद में आए हैं जिनको वोटर बनाया जा सकता है, उन सब के ऊपर पानी फिर रहा है। आपकी राजनीति की ज़मीन कमज़ोर पड़ रही है। मोटे तौर पर किसी को भी बात समझ में आएगी, क्योंकि यह बयान जो है वो बहुत जहर भरा है। कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को लेकर के जो बयान देती हैं वो तो ठीक है, लेकिन ईडी के खिलाफ एक बड़ा ड्रामा किया। और मैं उसको ड्रामा कहूँगा क्योंकि ईडी ने जब छापेमारी की एक संस्था पर, और उस संस्था के जिम्मे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का चुनाव प्रबंधन करने का काम है। प्रशांत किशोर की वो कंपनी है और उस कंपनी पर छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी पहुंचती हैं और पहुंच करके वो फाइल लेकर के चली जाती हैं। कुछ वो डिजिटल रिकॉर्ड भी अपने साथ लेकर के जाती हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। एफआईआर दर्ज कराई गई थी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ममता बनर्जी को आईना दिखाया। 15 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई। कहा कि आप ईडी के खिलाफ एफआईआर नहीं करा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बंगाल सरकार से कहा कि एजेंसी के काम में आप दखल नहीं दे सकती हैं। एजेंसी एक स्वतंत्र संस्था है और उसके पास जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो इस तरह का काम करेगी। आप नहीं रोक सकती हैं। टीएमसी और पुलिस को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 3 तारीख को है, 3 फरवरी को। 31 जनवरी से पहले जवाब भी मांगा है कोर्ट ने और उसने पूछा है कि जो ईडी के आरोप आपके ऊपर हैं वो गंभीर हैं, फिर जवाब तो चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारत के भीतर अगर राजनीति की खातिर सत्ता में बने रहने के लिए हम कुछ ऐसा रास्ता अख्तियार करते हैं जिससे समाज के भीतर जहर पैदा होता है, लोगों के बीच खाइयाँ होती हैं, मन में वैमनस्य पैदा होता है, तो उस तरह की राजनीति को रोका जाना भी बहुत ज़रूरी है। और पश्चिम बंगाल में जो राजनीति होती रही है वो एक तबके को लगातार खुश करके उसको अपने पाले में बनाए रखने की है और यह तुष्टिकरण की राजनीति कही जाती है।
इसके लिए मैं आपको एक और उदाहरण रखना चाहता हूं और वह है संदेश खाली का। पश्चिम बंगाल में एक ज़िला है उत्तर 24 परगना, उसका एक छोटा सा गांव है संदेश खाली। कभी टीएमसी का स्ट्रॉन्गमैन कहा जाने वाला शाहजहां शेख वहां पर अपना आतंक मचा करके रखे हुए था। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान संदेश खाली की महिलाओं ने आरोप लगाया था कि टीएमसी के नेता उन्हें किसी न किसी बहाने घर बुलाते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, घर से उठा करके भी ले जाते हैं, बड़े पैमाने पर जमीन हड़पी गई है। इन आरोपों ने देश को हिला करके रख दिया, खलबली मच गई, यहाँ तक कि जांच करने पहुंचे ईडी के अधिकारियों पर भी जानलेवा हमला हुआ था। और ये जानलेवा हमला किसने किया था? शाहजहां शेख ने। शाहजहां शेख ममता बनर्जी का बहुत पसंदीदा आदमी। 56 दिनों के बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। अलबत्ता पुलिस जो पश्चिम बंगाल की थी वो लेकर के आई कि हमने गिरफ्तार कर लिया, जबकि कहा यह जाता है कि 56 दिनों तक पुलिस ने उसको बचा के रखा, लेकिन जब कोर्ट का दखल हुआ, दबाव बहुत पड़ा, तब जाकर के बंगाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने का ढोंग रचा। लेकिन इस दौरान भी शाहजहां शेख सीना चौड़ा करके मीडिया के सामने आता और वो आया। दरअसल टीएमसी विधायक मुनीरुल इस्लाम, टीएमसी नेता शाहजहां शेख, इनका जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जिस तरीके से वहां अपनी राजनीति करते हैं ममता बनर्जी की सरपरस्ती में, और कुछ इलाकों में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां लगातार जो हिंदू बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके भीतर एक डर फैलता चलता है। इसलिए नक्शे के माध्यम से जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में कितने ज़िले हैं और उन ज़िलों में जो मुस्लिम आबादी है वो कितनी होती चली जा रही है। आप ग्राफ से जरिए आइए। आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में 35 से 37% या 33 से 35% के आसपास मुस्लिम आबादी मानी जाती है। अब ये ज़िलेवार चल के देखिएगा। और बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आए हैं उनकी एक बड़ी आबादी है। हालांकि एसआईआर में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें गलत तरीके से या लोगों के नाम रद्द करने के मामले कम आए हैं, क्योंकि उसके कारण दूसरे हैं, कभी अलग से मैं बात करूंगा उस पर। लेकिन आप ये परसेंटेज देखिए, जो बांग्लादेश से लगते हुए ज़िले हैं 66% मुर्शिदाबाद, 51% से अधिक मालदा, उत्तरी दिनाजपुर आप देख रहे हैं उसमें लगभग 50%, 26% नादिया में, दक्षिण 24 परगना 35%, पूर्व बर्धमान लगभग 26%, वीरभूम 37%। तो यह आप अगर लगातार देखें कि 49%, 51%, 66%, 35%, ये कई ज़िले हैं। और एक आंकड़ा कहता है कि जो बांग्लादेश से लगते हुए 10 ज़िले हैं उनमें 9 में जो वोटर की तादाद है उसमें 100% या उससे अधिक का इजाफा हुआ है वोटर की तादाद में। जैसे इन ज़िलों में जाइए जो लगते हुए बांग्लादेश में हैं, मालदा है, मुर्शिदाबाद है, नॉर्थ और साउथ 24 परगना दोनों, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, नादिया, इन ज़िलों में मतदाताओं की तादाद तेजी से बढ़ी है और बहुत अधिक बढ़ी है। हमारे देश के मुसलमानों की संख्या बढ़ती है, वो हमारे देश के नागरिक हैं। लेकिन जब बाहर के लोग आकर के हमारे देश के नागरिकों के साथ मिलकर के एक लामबंदी करते हैं तो फिर दिक्कत होती है। और यह जो है, आप अलग अलग राज्यों में मुस्लिम आबादी है, जब ये शिकायत होती है कि मुसलमान इस देश के हैं, इस देश का हर मुसलमान नागरिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आबादी के बढ़ते चले जाने और बाहर से घुसपैठियों के आने के बाद उस आबादी में और इजाफा होने के कारण जो अंदेशा या डर जताया जाता है, जिसको हम इस्लामोफोबिया कहते हैं, क्योंकि उस तरह के बहुत सारे हालात पैदा होते हैं, बयान दिए जाते हैं, मारकाट होती है, कई तरह की खूनी घटनाएँ होती हैं, वो इस्लामोफोबिया भारत के भीतर बेवजह नहीं है, बेबुनियाद नहीं है। आप अब इसको देखिएगा कि बिहार में लगभग 17%, उत्तर प्रदेश में 20%, बंगाल में आज की तारीख में, ये 2011 के आंकड़े सब आप देख रहे हैं, आज की तारीख में इसमें आप 4-5% का इजाफा कर लीजिए। बंगाल में लगभग 35% के आसपास है, झारखंड आज की तारीख में 17%, मध्य प्रदेश लगभग 8% से 10%, गुजरात 10 से 11% के आसपास,
उत्तराखंड जैसे स्टेट में आज 14-15% के आसपास मुस्लिम आबादी है, और वहाँ भी आप देखते हैं कि वैसी ज़मीनें जो सरकार की हैं, उन ज़मीनों पर मदरसे बनाए जाते हैं, वहाँ मकबरे बनाए जाते हैं और उनको कब्ज़े में लिया जाता है। राजस्थान में भी 10% के आसपास है। तो पूरे हिंदुस्तान में जो मुस्लिम आबादी है वो 16% 17% के बीच मानी जाती है। 2011 का आंकड़ा है, 2025-26 में आएंगे तो आप उसको 17-18% मान करके चलिए। और इसमें वो भी मुसलमान हैं, ये आबादी है जो बांग्लादेश से घुसपैठियों के तौर पर हिंदुस्तान में आई, और वो कई करोड़ की है। ये ज़ेरे बहस कभी और। लेकिन जो माहौल देश में पैदा हो रहा है, उस माहौल को राजनीति के जो बयान मैंने आपको सुनाए ज़्यादा बढ़ाया जाता है, उसमें घी डाला जाता है। राजनीति ने इस देश में जिस तरह से अपना रवैया रखा है, ख़ास करके वो जो मुसलमान वोटों के ज़रिए अपनी सत्ता बनाए या बचाए रखने की कोशिश करते रहे हैं या पहुंचने का प्रयास करते रहे हैं, वो तमाम पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में हैं, बंगाल में हैं, आंध्र प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं, तो उन तमाम पार्टियों ने भी इस तरह के माहौल को बनने, बिगड़ने और बिगड़ते चले जाने में बहुत बड़ा जिम्मेदार कसूरवार हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक बात, इसका जिक्र मैंने इसलिए किया कि मैं आने वाले कुछ दिनों के भीतर इसी न्यूज़ मास्टर में दुनिया के भीतर जिस तरीके से इस्लामोफोबिया का खतरा बढ़ रहा है, ख़ास करके यूरोप के देश, इटली के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हमारे देश के जो हालात बन गए हैं, आने वाले समय में एक खतरे की बड़ी घंटी बज रही है या बड़े खतरे की घंटी बज रही है। ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, इस तरह के देशों में जो ज़हीन, शरीफ और बहुत पढ़े लिखे विकसित देश माने जाते हैं, वहाँ क्या माहौल बनता चला जा रहा है और वहाँ के लोग जो स्थानीय हैं, जो पुराने हैं, वो किस डर से भरे हुए हैं, उसको मैं बताऊंगा कभी। लेकिन दो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, एक लेबनान का और एक कोसोवो का। लेबनान में ईसाइयों की तादाद 35% के आसपास थी, आज वो एक मुस्लिम देश हो गया है। ईसाइयों की हालत वहाँ अब दोयम दर्जे की है और लगभग वहाँ से ख़त्म होते चले जा रहे हैं। और कोसोवो जो कभी सर्बिया का अपना एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक केंद्र हुआ करता था, उसमें अल्बेनियाई मूल के मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली गई और वो फिर सर्बिया से स्वतंत्र हो गया। तो डेमोग्राफिकल चेंजेस जब होते हैं तो सिर्फ वो आंकड़ा ही नहीं बदलता है, आबादी नहीं बदलती है, समाज के भीतर के हालात बदलते हैं। वहाँ फिर खून खराबा बढ़ता है, वहाँ एक तबका दूसरे तबके को ख़त्म करने और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए लगातार सक्रिय दिखता है। उसके सिर पर एक सनक हावी दिखती है और यह सिर्फ वहीं होता है ज़्यादातर मामलों में जहां मुस्लिम आबादी अधिक होती है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, और जहां मुस्लिम आबादी आपस में है वहां फिर एक दूसरे तरह का संघर्ष चलता है, एक दूसरी तरह की लड़ाई चलती है। ये एक बड़ा फैक्ट है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, इसको बेबुनियाद नहीं मान सकते हैं। तर्क, दलील, इतिहास के संदर्भ और आधुनिक समय में दो चार और ऐसे उदाहरण किसी और तबके के उठा करके दिए जा सकते हैं। बात को काटने के लिए बहुत सारी बातें ऐसी खड़ी की जा सकती हैं, लेकिन यह जो पत्थर की लकीर की तरह की सच्चाई है, इसमें बहुत दम है। इसलिए भारत के लोगों को, भारत की सरकार को, भारत के समाज को आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करना ही चाहिए और इस तरह की जहरीली, जहर बुझी और एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करने वाली राजनीति और दूसरे देश से आए दूसरे धर्म के लोगों को पालने, पोसने, पनपाने और उनको अपना मान करके देश का हित नुकसान करने की जो मानसिकता है, इन दोनों से बाज आना चाहिए। इसको तौबा करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है।